महादेव ऐप के विषय में या जो भी और जो करप्शन का विषय से कांग्रेस का अहिवारा सीट से कांग्रेस का डाउनफॉल रहा है पहले से। जो रुद्र गुरु जी हैं उनकी सीट चेंज की गई, वोट की संख्या बढ़ जाए। कवर्धा में जैसे विजय शर्मा जी हैं तो वो विजय शर्मा जी मोहम्मद अकबर को टक्कर दे रहे हैं और साहू जी उनका मुकाबला है ललित चंद्राकर जी के साथ। और ललित चंद्राकर जी भी मतलब बोलना चाहिए बहुत सालों से लगे हुए भी वीडियोस भूपेश जी और विजय बघेल जी पे बन रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स पढ़िएगा, उसमें बहुत सारे लोग काका जिंदा लिखते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं इस बार ऐलानी बीजेपी। 5 वीआईपी सीटों पर क्या होगा, उस रणनीति को लेते हुए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो है शशिकांत तिवारी जी, उनसे हम जुड़ेंगे जो धरातल पे उतर के जिनकी रिपोर्ट है हम उनसे समझेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। कैसे देख पा रहे हैं अभी चुनाव को? चुनाव बढ़िया हुआ है और दोनों पार्टियों ने मतलब अपने अपने प्रयास बहुत ज़बरदस्त तरीके से किए हैं। प्रतिष्ठा का सवाल है कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी कि ये चुनाव एनी हाउ कैसे न कैसे निकालना है। और दोनों ही पार्टियों ने बहुत दमदारी से प्रयास किया। हालांकि ये है कि शराब और पैसे की जो बोलना चाहिए एक तरह से फ्लो था, बहाव था, वो कितना भी प्रशासनिक व्यवस्था है वो नहीं रोक पाई। और शराब, पैसे, लोभ, लालच, ये सारा कुछ पब्लिक के बीच पहुंचाया गया नेताओं की ओर से। क्या लगता है, जैसे भिलाई नगर है, भिलाई नगर में भी कई सारे इफेक्ट दिखे हैं, कुछ वायरल हो रहे हैं, तो इससे महादेव ऐप वाली भी बात आ रही है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगी भिलाई नगर विधानसभा पे, ऐसा आपको लगता है क्या कुछ? देखिए, महादेव ऐप के विषय में या जो भी और जो करप्शन का विषय है उसमें जो ईडी है, जांच की एजेंसी है, वो जांच कर रही है, अपना काम कर रही है। वो उस विषय से बीजेपी ने अपने वोट कैडर को भुनाने की कोशिश की है। प्रेम प्रकाश पांडे जी के लोगों ने यहाँ पर और बीजेपी के ऑल ओवर जहाँ उनकी मतलब बोलना चाहिए सीटें जहाँ उन्होंने प्रत्याशी उतारे थे वहाँ सारे सीटों पे इस मुद्दे को प्रायोरिटी से रखा गया कि भ्रष्टाचार वाला जो मसला है, कांग्रेस पार्टी पे जो सवाल उठाए गए उसको रखा है। हालांकि ये जांच का विषय है, अभी इसमें बहुत सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, तो इन तथ्यों का कितना मन मस्तिष्क पे असर पड़ा होगा, पब्लिक के दिमाग पे पड़ता तो है। भ्रष्टाचार अगर होता है तो उसका एक इम्पैक्ट तो पड़ता है दिमाग और मन मस्तिष्क पे। पत्रकारिता विवेक से आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अगर देखा जाए कि ईडी, आईटी और महादेव ऐप इससे जुड़े लगातार कार्रवाइयाँ जारी थी, तो शहर कहीं ना कहीं शहर अगर देखा जाए तो शहर बहुत ही मन मस्तिष्क से वोट देते हैं, तो इससे आपको क्या लगता है कि आपके पत्रकारिता अगर देखा जाए तो पत्रकारिता विवेक से क्या लगता है? नहीं, देखिए, आम जनता का पैसा है, आम जनता का पैसा किसी भी तरीके से दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर दुरुपयोग हो रहा है और दुरुपयोग के तथ्य सामने आ रहे हैं तो उसके लिए जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी होना चाहिए, वो किसी भी राजनीतिक दल को। भ्रष्टाचार अगर कोई करता है तो वो आम पब्लिक के पैसे से होता है। कोई नेता अपने जेब के पैसे से कोई कभी कुछ नहीं करता है, ना पब्लिक को कुछ देता है ना कुछ करता है। जो भी ये घोषणाएं कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि हम ये दे देंगे वो दे देंगे, वो अपने जेब से नहीं देता। कोई भी नेता हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, जो भी देता है, जो भी सहूलतें देती है गवर्नमेंट की ओर से आती हैं या जो ऐलान करती हैं राजनीतिक पार्टियाँ, वो कहीं ना कहीं से कान को इस तरह से पकड़ते हैं और इधर से पैसा जनता का निकाल देते हैं। तो ये चीज़ जनता को समझना होगा कि जो फ्री का ले रहे हैं तो वो फ्री का लेना उनको कल दूसरे एंगल से भारी पड़ने वाला है। ये तो हो गया भिलाई नगर की। जस्ट बगल की सीट जो है वैशाली नगर, वहाँ तरफ अगर देखा जाए तो नरवा गढ़ा है, उनका पुरखोतों का नरवा गढ़ा हुआ है, ये शब्द आता है। और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो 2 बार के पार्षद रह चुके रिकेश सेन भी है सामने टक्कर में। तो इसे आप किस तरह देखते हैं? पत्रकारिता विवेक से क्या कहना चाहेंगे वहाँ? ये दोनों ही राष्ट्रीय दल हैं और कांग्रेस बीजेपी। हालांकि जो रिकेश सेन है वो पुराने मतलब बोलना चाहिए कि पार्षद रहे हैं और कई बार निर्दलीय भी जीते हैं, लेकिन उनके साथ भी माइनस फैक्टर बहुत सारे रहे। मतलब बोलना चाहिए कि जो जिन्हें टिकट से नाराज़गी थी, जिन्हें टिकट नहीं मिल पाई थी बीजेपी में, वो लोगों ने खुल के, कई लोगों ने बगावत की। जैसे संगीता शाह है, उन्होंने खुल के बगावत की। और आपका और भी कई लोग हैं बगावत कर रहे हैं। जयप्रकाश जो लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, यादव, उन्होंने खुल के बगावत की। फिर उसके बाद में और भी कई कैडर हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने बिहाइंड द सीन रह के काफ़ी कुछ डैमेज किया है। उनके जो वोट कैडर हैं उसको बहुत कुछ डैमेज किया है। उसका फ़ायदा हो सकता है मुकेश चंद्राकर के पक्ष में जाए। और चूँकि यहाँ पर मुकेश चंद्राकर जी भी राजनीति में परिपक्व रहे हैं और बोलना चाहिए कि दौड़े हैं और उनके तरफ से बहुत सारे प्रयास और उनके कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत सारे एक यूनाइट होके इस बार जो है दम बहुत मारा गया उनकी ओर से।
तो मुकाबला टफ होने के आसार हैं और दोनों ही पार्टियों ने अपना दमखम झोंका है। अब देखिए अब नतीजे आएंगे उस पर। तिवारी जी, ये भी आप बात आता है कि गुटबाजी की बात आ रही थी। मुकेश चंद्राकर के कई सारे ऐसे गुट हैं जो कांग्रेस में अंदर ही अंदर भीतर घात किए होंगे, तो उससे कहीं आपको नहीं लगता कि भाजपा जो थी वो तो सामने दिख गई, लेकिन कांग्रेस का जो भीतर घात है वो कहीं ना कहीं प्रभावशील होगा? नहीं, ऐसा है कि भीतर घात दोनों ही राजनीतिक दलों में हुआ है, किसी एक राजनीतिक दल में हुआ है ऐसा नहीं है। अब टिकट है, एक को मिलनी है, जो दूसरा वर्ग है वो नाराज़ होता है। जो पुराने समय से राजनीति कर रहे थे उस क्षेत्र में, वैशाली नगर में, उनको इंटरनल पीड़ा हुई और यही इंटरनल पीड़ा है जो तुलसी साहू जो चली गई अभी भाजपा में। कई सालों से उन्होंने कांग्रेस का, कई दशकों से कांग्रेस का जो एक दामन थामा हुआ था वो अचानक से छोड़ के चली जाती हैं। उसके बाद राजेंद्र अरोड़ा साहब को ले लीजिए। राजेंद्र अरोड़ा साहब कई समय से एक अदावत थी बीजेपी से उनकी, और बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोलने वाले नेता अभी वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो वो भी एक प्रभावशाली नेता है। कैंप एरिया से वो बहुत बहुमतों से जीतने वाले नेता रहे, तो उनका जो वोट कैडर है या उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो थोड़ा रिकेश को फ़ायदा पहुंचा सकती है। इधर से जो नाराज़ हुए हैं, जो कांग्रेस की टिकट बंटने से मुकेश जी को टिकट दिए हैं, उससे जो नाराज़ हुए हैं उसके माइनस फैक्टर मुकेश जी को उसका भुगतान हो। एक और सवाल जोड़ना चाहता हूँ। जैसे अहिवारा की बात करूँगा मैं। अहिवारा में भी डोमन लाल कोसेवाड़ा जी बहुत पुराने गुरु हैं, एक बार के विधायक भी रह चुके हैं। अब उनके सामने निर्मल कोसरे को रख दिया गया क्योंकि सीएम का खास होने के कारण, ऐसे भी बताया जाता है। तो क्या ऐसे में कुछ भारतीय जनता पार्टी जो जीतते आती है उस सीट से कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगी रुद्र कुमार गुरु का भी अचानक दूसरे जगह से टिकट देने के कारण? उस जगह से कांग्रेस का, या अहिवारा सीट से कांग्रेस का डाउनफॉल रहा है पहले से। जो रुद्र गुरु जी हैं उनकी सीट चेंज की गई। अब चेंज क्यों की गई, इस पर पार्टी विचार मंथन की करके करी होगी, कोई ना कोई बात होगी। नहीं तो यहाँ तो ऐसा रहता है कि जिसका गढ़ रहता है, जिसके सीटों का, जिसके कार्य का प्रभाव रहता है उस सीट पे, उससे ही रिपीट होता है जो भी नेता होता है। जैसे अब ताम्रध्वज साहू जी दुर्ग ग्रामीण से लड़ रहे हैं, साजा से रविंद्र चौबे जी ही लड़ रहे हैं, तो इस तरह से अगर वो चाहती पार्टी तो उनको उसी सीट से रिपीट कर सकती थी। उनके एक नेगेटिव मार्किंग आई है करके वहाँ से उनको थोड़ा सा सीट चेंज की गई उनकी। रही बात निर्मल कोसरे जी और डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी के बीच के मुकाबले की बात है, तो डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी, मैंने 2-4 गाँव का यहाँ सर्वे किया था, तो उनके कहे मुताबिक जो गुरु जी हैं उनकी थोड़ी साफ़ सुथरी छवि, जो गुरु जी की एक छवि रहती है, उस छवि के आधार पे वो कहते थे कि मतलब एक गुरु जी का चेहरा अच्छा है, सीधे साधे व्यक्ति हैं, वो सीधे साधे व्यक्ति का कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा मिल सकता है। और देखिए चुनाव में ऐसा होता है कि बूथ मैनेजमेंट और आपके साथ जुड़े हुए लोग, वो आपके समर्थन में कितने हद तक खड़े होते हैं, जो एक आखिरी सिरा होता है, आखिरी सिरे तक वो कार्यकर्ता जिसको आप अपना सिपाही मानते हैं दोनों ही राजनीतिक दल में, वो सिपाही कितने मुस्तैदी से खड़ा है। क्या वो सिपाही आपके अनुसार चल रहा है? अगर नहीं चल रहा है तो वो आपको नीचे से बहुत सारा डैमेज पहुंचा सकता है। तो अगर आपके कार्यकर्ता नीचे ग्राउंड लेवल पे अच्छा काम किया, और ग्राउंड लेवल पे कोई कैसे अच्छा काम करेगा, जब उसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के विषय में या तो पार्टी प्रत्याशी ढंग से सोचेगा, पार्टी सोचेगी, और चुनाव है, खर्च है, और खर्च अगर मतलब समझिए बात को कि अगर किसी को भी जीवन चलाने के लिए खर्च की आवश्यकता होती है, तो अगर आप उस तरह से मैनेज कर रहे हैं, देखिए ये हम खुलकर तो नहीं बोल सकते, लेकिन यह है कि चुनाव में पैसा, धन बल, इन सब सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। किस तरह आप देखते हैं बेमेतरा का भी सीट? उसी तरह अगर देखा जाए तो बेमेतरा में भी एकदम कट्टर देखा जाए तो भाजपा ने भी उतारा है, तो उसे किस तरह देखते हैं? बेमेतरा ले लीजिए, आप कवर्धा ले लीजिए, इन सब सारी सीटों पे जो आसपास का एक प्रभाव पड़ता है, साजा सीट का जो प्रभाव पड़ रहा है ना ईश्वर साहू का, और ईश्वर साहू को टिकट देने के पीछे मंशा भी वही थी कि एक कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट जो चाहती है बीजेपी, वो बहुत सारे वोट की संख्या बढ़ जाए। कवर्धा में जैसे विजय शर्मा जी हैं, तो वो विजय शर्मा जी मोहम्मद अकबर को टक्कर दे रहे हैं, और वहाँ भी वही एक हिंदुत्व वाली बात आई है, तो वो एक कारण है कि वहाँ पर जो बाहुल्य संख्या है आज भी, तो वो विजय शर्मा जी को मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रायोरिटी पे लिया है। तो इस तरह से मतलब ये जो इम्पैक्ट है ना, उसका थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा। और बहुत सारी घोषणा पत्र में भी अब कंपटीशन के दौर आ गए हैं, तो इसमें क्या है कि कांग्रेस ने भी जो बढ़ के दिया घोषणा पत्र, भाजपा कंपटीशन में आई, उन्होंने भी घोषणा पत्र को लगभग, पूरा तो नहीं, अभी भी कांग्रेस एक कदम आगे है, लेकिन बीजेपी ने लगभग पैरेलल ला के खड़ा कर दिया घोषणा पत्र।
कहीं ना कहीं ईश्वर साहू का इफेक्ट जो है साजा बेमेतरा और कवर्धा पर पड़ेगा, ये आपका कहना है? साजा बेमेतरा कवर्धा पे ही नहीं, बहुत सारी सीटों पे पड़ेगा, छत्तीसगढ़ की बहुत सारी सीटों पे पड़ेगा, है ना। साहू समाज नाराज है इससे? नहीं, ऐसा सामाजिक नाराज़गी तो कहा जा सकता है, साहू समाज नाराज़ रहा है और उस घटना के बाद से साहू समाज में एक नाराज़गी थी। और जाहिर सी बात है, अब राजनीतिक दल हैं, अपने अपने स्तर पे मनाने की कोशिश भी किए हैं। काफ़ी कुछ कांग्रेस भी इस डैमेज को नहीं सह सकती, तो उन्होंने भी बहुत कुछ प्रयास किए होंगे। तो अब इसका परिणाम ही बताएगा, जो है 3 दिसंबर को आएगा। 2 और सीट है, 2-3 और सीट बचे हुए हैं, उसका आपको क्या लगता है? जैसे दुर्ग शहर है, दुर्ग शहर में भी जैसे भोले भाले अरुण उरा है, तो उनके समझ में गजेंद्र यादव है, भोले भाले जैसे जनता देख रही है, तो उसी और दुर्ग ग्रामीण भी है और पाटन भी है। इसे आप किस तरह देखते हैं, थोड़ा एक साथ बता दीजिएगा आप। देखिए, दुर्ग शहर की जहाँ तक बात है, अरुण वोरा जी पुराने मतलब वहाँ से हमेशा से जीतते आए हैं, बहुत सारी बार जीते हैं। हेमचंद यादव भी जीते हैं पुराने समय से लेकर, लेकिन अब यह है कि उनके जो मुकाबले में है, जो गजेंद्र यादव जी हैं, वो थोड़ा सा मतलब जैसे चर्चा परिचर्चा में चल रहा है बात की, थोड़ा सा वीक साबित हुए। इस बार अरुण वोरा वीक हो जाते हैं। अगर बीजेपी ने टिकट वहाँ अगर थोड़ी सही दी रहती ना, तो अरुण वोरा जी को थोड़ा सा मतलब वो वीक माने जा रहे थे। लेकिन क्या है, गजेंद्र साहू जी थोड़ा सा गजेंद्र यादव जी माफ़ी करिएगा, गजेंद्र यादव जी थोड़ा सा वीक साबित हुए हैं वहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से उनके जो समर्थकों से बात सुनने को आती थी कि वो समर्थक अब बहुत ग्राउंड लेवल पे, मैंने बात की थी कि ग्राउंड लेवल पे काम जो करना चाहिए था, वो ग्राउंड लेवल के काम करने वाले लोग दुर्ग शहर छोड़ के दुर्ग ग्रामीण के लिए काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कोई नाराज़गी हुई होगी, कार्यकर्ता है, नाराज़गी हुई होगी किसी। दुर्ग ग्रामीण के भी कार्यकर्ता सर अगर देखा जाए तो दुर्ग शहर में जाके काम किए, ऐसा भी है? हाँ, हो सकता है नाराज़गी। देखिए क्या होता है, अगर आप किसी एक व्यक्ति को प्रायोरिटी देंगे, दूसरे को, उसी के बगल वाले को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, तो वो ऑब्वियस बात है कि वो अपनी जगह को स्विच करके इधर उधर जाता है। तो ऐसा है कि एक व्यक्ति को ही खुश किया जा सकता है या एक समूह को ही खुश किया जा सकता है। दूसरा समूह, उस समूह के खुश करने पे दूसरा समूह ऑटोमेटिकली नाराज़ होता है, तो वो जाता है इधर उधर, वो फ्लक्चुएट होता है। ग्रामीण की बात किया जाए तो दुर्ग ग्रामीण का आपको क्या लगता है, अंदेजा क्या हो सकता है? ग्रामीण में सत्ता के बहुत बड़े महारथी हैं ताम्रध्वज साहू जी, उनका मुकाबला है ललित चंद्राकर जी के साथ में। और ललित चंद्राकर जी भी मतलब बोलना चाहिए बहुत सालों से लगे हुए थे युद्ध में। इस राजनीतिक युद्ध को उनको लड़ना ही था करके, वो उनके जो फॉलोअर हैं या उनके सपोर्टर या उनके दोस्त यार हैं, वो बताते हैं कि 20 सालों से वो पूरे गाँव का दौरा कर रहे थे। गांव में उन्होंने बहुत कुछ मतलब बैठ के और बहुत सारी चीज़ें पहले से ही सारा कुछ, मतलब कई सालों से वो यूज़ टू थे, मतलब कहने का मतलब। अब चुनाव के करीबी समय में तो और ज़्यादा हुआ उनका। और देखिए वही है कि एक फैक्टर वो भी चलाया गया कि वहाँ भी गरीब और अमीर की लड़ाई वाली जो बात है, वो उस सीट पे भी घुमाई गई बीजेपी के लोगों के द्वारा। तो वो एक वहाँ एक टफ मुकाबला हो सकता है। भाजपा ने, जैसे आपने कहा कि टफ मुकाबला हो सकता है भाजपा की ओर से जिस तरह से रणनीति बन रही है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि ग्रामीण अंचल में जाके मन की बात किए हैं और शहर अंचल में आकर धन की बात की है, तो कहीं ना कहीं दुर्ग ग्रामीण इससे प्रभाव हो सकती है। आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए घातक होगा ये? नहीं, देखिए कांग्रेस के लिए घातक होगा या बीजेपी के लिए घातक होगा, ये तो देखिए पूरी जगहों पे तो ना हम जा पाएँ ना आप जा पाएँ, तो पूरी जगहों का दौरा करना किसी भी हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए भी संभव नहीं हो पाता। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, और चुनाव में जो फ्लक्चुएशन होता है वो मिनट टू मिनट होता है। मतलब आज कोई व्यक्ति आपसे खुश है तो हो सकता है वो 1 घंटे बाद आपसे नाराज़ भी हो जाए। आज कोई समूह आपसे खुश है तो हो सकता है वो 1 घंटे बाद पूरा समूह आपसे नाराज़ हो जाए। विषय बहुत सारे आ सकते हैं, नाराज़गी और खुशी के विषय बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन फ्लक्चुएट जैसा हुआ और नाराज़ हो गया तो आपको नुकसान पहुँचेगा। आखिरी सवाल करूंगा। आखिरी विधानसभा है, पाटन वीआईपी सीट भी माना जाता है। एक तरफ काका है तो दूसरा तरफ भतीजा है और तीसरे तरफ कहीं का भांचा आ गया है। अगर देखा जाए तो अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी आ चुके हैं वहाँ पर, तो कैसा आप देख सकते हैं पाटन में जिस तरह आप जा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं अपने चैनल में, तो कैसा आप देख पा रहे हैं वहाँ? देखिए पाटन में भूपेश बघेल जी की मतलब बोलना चाहिए अच्छा गढ़ रहा है उनका, और पाटन में उन्होंने काम भी कराए हैं। पाटन की बहुत सारी इंटरनल जो सड़कें वगैरह हैं वो सब बनाया हुआ है उन्होंने। और यह है कि विजय बघेल जी के प्रति भी एक सिंपैथी कैडर है, एक वोट कैडर उनका भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जितने भी वीडियोस भूपेश जी और विजय बघेल जी पे बन रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स पढ़िएगा, उसमें बहुत सारे लोग काका जिंदा लिखते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं इस बार एदानी बीजेपी आई। तो ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, मतलब थोड़ा सा जो सत्ता का प्रभावशाली व्यक्ति रहे, मुख्यमंत्री जी है,
तो वो उनके प्रभाव से, उनके वर्चस्व से एक मुकाबला है। तो मतलब ऐसा है कि उनका तो प्लस माना जा सकता है, लेकिन विजय बघेल जी कहाँ पर किस जगह पे बोलना चाहिए, कहाँ डैमेज कर रहे होंगे, वो बहुत इंटरनल पार्ट्स हैं और डैमेज होगा वहाँ पर। कांग्रेस का जो एक बोलना चाहिए वोट कैडर है उसको डैमेज पहुँचेगा। हालांकि भूपेश बघेल जी के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन ये डैमेज किस हद तक होता है, मुकाबला तगड़ा है यहाँ पर। और मुकाबला तगड़ा है तो कभी भी आदमी अगर एक वोट से भी अगर कोई जीत जाता है तो जीत मानी जाती है। तो मुकाबला तगड़ा है, ऐसा नहीं माना जा सकता कि कोई भी चीज़ वन साइडेड है। तो भूपेश जी का अभी भी हम प्लस मान के चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि विजय बघेल जी के इंटरनल कुछ सिंपैथी वोट की संख्या अगर बढ़ गई तो मुकाबला वहाँ भी टफ है। था मोर्चा में भी तो है जो क्षेत्रीय अगर दल देखा जाए तो क्रांति सेना भी तो उतर के आई है। हाँ, क्रांति सेना भी प्रभावशाली रूप से इस बार चुनावी मैदान में उतरी है और छत्तीसगढ़ी एक आवाज़ जो है, छत्तीसगढ़ी आवाज़ जो है उनकी तरफ से बहुत जनता के मन मस्तिष्क में उसको उतारने की कोशिश की गई कि छत्तीसगढ़ियों के हितों के लिए जो राष्ट्रीय दल है वो किसी ने काम नहीं किया। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ी के हित, छत्तीसगढ़ियों के लिए नौकरी, स्थानीय बेरोजगारी को दूर करना, ये सारे मसले उनकी तरफ से उठाए गए। तो वो भी प्रबलता से उस जगह पे है। हालांकि जीतने की संभावना बहुत कम है, पाटन वगैरह से या बहुत सारी सीटों की बात करें वहाँ से कम है, लेकिन वो डैमेज कर सकते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे डैमेज कर सकते हैं। ये थे हमारे शशिकांत तिवारी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने अपने विवेक और विचार रखे। आप भी अपने विचार और जो भी विवेक रहेंगे उसे आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर 3 तारीख को क्या नतीजा आता है ये तो आपके सामने रहेंगे। ये थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी के जो विवेक थे वो आपके सामने हमने अब ये दिखाया। तो देखते रहिए इसी के साथ और बने रहिए हमारे साथ।